हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो गाइज अभी 25 मई को पिछले ही महीने आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। पेपर वन पेपर टू दोनों पेपर कहीं ना कहीं लगने लगे कि यार हर साल पेपर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, हर साल क्वेश्चंस और मुश्किल होते जा रहे हैं। तो कहीं सी सेट की बात करें तो कहीं आपके जीएस पेपर वन की बात करें, दोनों में ही बच्चों को काफ़ी चेंजेस देखने को या ऑब्जर्व करने को मिले। तो गाइज उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम आज आपके लिए यूपीएससी सी सेट पेपर टू का 2025 में जितने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूछे गए थे उनका एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, हमें ये समझना है वो कौन सी कॉमन रियकरिंग थीम है, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम पैसेज पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ थीम्स होती हैं, जिन कुछ वर्टिकल्स होते हैं जिनको काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है कि बार बार पेपर में हाईलाइट ज़रूर किया जाता है। कंसिडरिंग यू आर एन आईएएस ऑफिसर, मतलब आई मीन यू आर यू आर एन एस्पिरेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर। सो उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए अब आपका माइंडसेट को चेक करने के लिए वो ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे थीम्स को टारगेट करता है। तो मैं आज वो थीम्स डिकोड करने वाला हूँ आपके लिए कि वो कौन से ऐसे थीम्स हैं, वो कौन से ऐसे वर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर आपसे मतलब रिपीटेडली पैसेजेस पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर यहाँ पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, अगर आपको कंप्लीट पेपर डाउनलोड करना है विद सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो चेक आउट द प्रीवियस ईयर पेपर लिंक एंड डाउनलोड इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे मास्टर कोर्स के बारे में, आप कैसे एनरोल कर सकते हैं उसमें। गाइज आपको सिर्फ अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और ये है हमारा मोटो आपके लिए, एवरी एस्पिरेंट नीड्स नॉट अ कोर्स बट अ मेंटोर। तो हम यहाँ पे आपको मेंटरशिप ऑफर कर रहे हैं, हम आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं आपकी सी सेट की प्रिपरेशन में। तो आप जैसे ऊपर टैब्स दिखेंगे आपको गाइस, एग्जाम्स, कोर्सेज, पीवाईक्यूज, कोर्सेज में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी सी सेट कोर्सेज। सी सेट के कोर्सेज में आपको हमारे दोनों कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, जो हमारा मास्टर कोर्स है, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए। अब इसमें आपको सब मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम से पहले कंडक्ट होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं डे वन पे, जो आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट गाइडेंस और एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है और डाउट रेजोल्यूशन मिलता है, जिसके साथ आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% ऑफ ऑन दिस एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, आपको अगर डेमो लेसन चाहिए गाइस तो आप हमारा डेमो लेसन भी लेके देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। एंड यू कैन जस्ट सी के द क्वालिटी, द द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड इन आवर कोर्सेज। ठीक है, सो ये है गाइस हमारे कोर्सेज फॉर योर यूपीएससी सी सेट पार्ट। चलिए, तो अब शुरू करते हैं गाइज अपना कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 2025 पेपर। ठीक है, तो गाइज टोटल यहाँ पे कितने पैसेजेस आए थे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टोटल 16 पैसेजेस थे, और इन 16 पैसेजेस पे टोटल 29 क्वेश्चंस आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। सो 29 क्वेश्चंस थे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के ऊपर। इसमें 16 में से 13 ऐसे पैसेजेस थे जो लेवल 2 के थे, मतलब 13 पैसेजेस ऐसे थे जिनमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे हर पैसेज पे, और 3 पैसेजेस ऐसे थे जिन पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 3 पैसेजेस थे जो सिंगल, मतलब जिसको लेवल 1 पैसेज बोलते हैं वो था, और 13 पैसेजेस ऐसे थे जो लेवल 2 के, मतलब जिन पे 2 क्वेश्चन पूछे जा गए थे। तो ये अब की बार बड़ा क्यूरियर सी चीज़ हमने नोटिस की कि वो लेवल 2 पैसेजेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, मतलब वो नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ाता जा रहा है हर साल। 16-17 पैसेजेस कम से कम आते हैं हर साल, ठीक है, और उसी ट्रेंड को उसने फॉलो किया है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अब की बार बढ़ गए हैं इंग्लिश में, जो यूजुअली 26 या 24 या 26 तक रहते थे, वो अब की बार 29 पे गया है। और पैसेजेस भी ये नहीं थे कि इजी थे गाइस, अच्छे पैसेजेस थे। तो देखना, मैं आपके सामने सारे पैसेजेस डिकोड करता हूँ कौन सा पैसेज किस बारे में है, आप ये पढ़ सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे वहां पे, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला था आपका जो टॉपिक था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इकोनॉमिकली ग्रो नहीं किया, ठीक है, क्यों
यूज़ को मतलब जो 80s में बाकी जो इंडस्ट्री बाकी जो सेक्टर्स थे लाइक सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जो एकदम से ग्रो कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर को तब भी ग्रोथ नहीं मिली, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं या क्या दिक्कतें थी उसमें, तो दिस वाज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। दैट वाज पैसेज नंबर 1। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। फिर सेकंड पैसेज था आपका हैंडलूम के ऊपर कि हाउ हैंडलूम इंडस्ट्री हैज़ बीन इज बीइंग ट्रीटेड एज जिसको हम बोलते हैं ना हेरिटेज इंडस्ट्री, कि ये हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, हम उस तरह से हैंडलूम को ट्रीट करते हैं, लेकिन वो उसको नहीं करना चाहिए, हमें उसको अपना मेन स्टे की तरह यूज़ करना चाहिए, मेन स्टे की तरह खरीदना चाहिए और उसको सेल करना चाहिए। तो ये था हैंडलूम इंडस्ट्री के ऊपर। थर्ड, इस पे भी 2 क्वेश्चन थे। फिर थर्ड था गाइज आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर हम बोल सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने बोला कि मतलब ये बेसिकली ये था कि यार हमें बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए हमें किसी एरिया को छेड़ना नहीं चाहिए। फिर उसमें दिक्कतें क्या आती है, फिर वहाँ के जो इकोसिस्टम है वो पीछे पिछड़ा रह जाता है, और अगर इकोसिस्टम पे ध्यान दें तो फिर बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनका बैलेंस कहाँ से आएगा। तो वो ये था बेसिकली पूरा पैसेज। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के ऊपर था। इस पे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उन्होंने। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गाइस आप, और ये गाइस ये देखना, ये मैंने 2024 के पेपर का भी एनालिसिस दिया था। इसी सीरीज में आपको ये 2024 पेपर का एनालिसिस भी मिल जाएगा, और वहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरह के टॉपिक्स हैं जो टारगेट किए जाते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको मतलब स्केल के ऊपर था कि जितना ज़्यादा आप टाइमली इसको करोगे धीरे धीरे, उतनी जल्दी ये आपके लिए अचीवेबल बन जाएगी। इस पर भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। फिर ये था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, कि उसने बोला था कि एग्जामिनेशन टीचिंग, हमें एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें ग्लोबल लेवल पे हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। तो हायर लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक, तो टीचिंग हैज़ टू बी री इन्वेंटेड। तो बेसिकली इट वाज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इस पे भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर ये था पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, अच्छा ये नहीं, ये था इकोनॉमिक क्या बोलते हैं डिस्पैरिटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं मिलती लोगों को, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिलती। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर पैसेज था कि मतलब इसको हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के अंदर डाल सकते हैं कि कैसे लोग गरीबी की वजह से, सिर्फ ये नहीं कि गरीबी गरीबी रहती है, गरीबी से आपको और बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। ठीक है, नहीं नहीं, अरे सॉरी, ये तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये फूड के ऊपर था गाइस, ये मतलब सॉरी, ये मैं इकोनॉमिक, मैंने पहली लाइन पढ़ के मैंने बस इतना ही देखा यहाँ पे ना, इनइक्वालिटी के इसके ऊपर, सॉरी। तो मैं इसको दोबारा एक बार करता हूँ। ये आपका था कि मतलब कैसे हम फूड को, वेजिटेरियन फूड को हम जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम हमारी ग्रो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम फूड को इनडायरेक्ट वे में कंज्यूम कर रहे हैं, कि मतलब जो वेजिटेरियन फूड है वो जानवरों को खिला रहे हैं और फिर वो जानवरों को हम खा रहे हैं। तो उसमें से सिर्फ कितना 16% जो कैलोरी है वो हमें मिलती है। तो ये था फूड कंजम्पशन, फूड पैटर्न के ऊपर, कि हमारा फूड एंड कंजम्पशन पैटर्न क्या है। ठीक है, फूड कंजम्पशन पैटर्न या कंजम्पशन पैटर्न बोल लो या फूड पैटर्न बोल लो, तो कैसे ये चेंज हो रहा है और कैसे हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो फूड के ऊपर था ये। इस पे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। हाँ, इसमें ये था गाइज कि हर इंडिया में हर एरिया के ऊपर हर एरिया में अपनी अपनी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, और उनको रीजनल लेवल पे ही टैकल किया जाना चाहिए। तो ये था गाइज एक ऐसा मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आपकी ज्योग्राफी के ऊपर बोल लो कि ज्योग्राफिकली हमारी दिक्कतें बहुत हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि गवर्नेंस बोल सकते हैं कि हमारी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि हम पूरे देश को एक ही तराजू पे रख के देखें, जो जैसा एरिया है उसको उस हिसाब के सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। तो क्लियर सस्टेनेबल गोल्स अगर हमें करना है तो दीज वेरियस एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल्स फॉर द फ्यूचर। हाँ, तो ये अलग अलग यही कह रहा था कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, हमारे सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड था ये भी उसी के ऊपर था गाइस। ये था जो मैं आपको बता रहा था ना, सोशल इनइक्वालिटी, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर था। मैं ये वाला पैसेज सोच रहा था उस टाइम पे। तो ये था गाइस आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर के जो गरीबी है,
ठीक है, इट इज मोस्ट एक्चुअली फेल्ट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे इफ द सोशल इनइक्वालिटी इज द मोस्ट acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem in India. तो ये जो इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है जिसको हम बोलते हैं ना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से जो इनसिक्योरिटी पैदा होती है लोगों में, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, मेंटल बर्डन है, ब्लॉक है, जिससे लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर एक पैसेज दिया था, इस पर भी 2 क्वेश्चन आए थे गाइस। फिर उसने बोला था, हाँ, कैपिटलिज्म और जिसको हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के बीच में एक बैलेंस होना, कि भाई ये भी नहीं है कि आप सिर्फ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते जाओ, उसके ऊपर मतलब फ्री मार्केट ही ना बनाओ। ठीक है और ये भी नहीं होना चाहिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म चलना चाहिए, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें, तो इसने मतलब कॉरपोरेट कैपिटलिज्म को एक पॉजिटिव लाइट में रख के दिखाया था कि कॉरपोरेट होना, कॉरपोरेट कैपिटलिज्म होना हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसमें इससे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इसको फाइट करते हैं, इससे मतलब ग्रोथ स्पर्ट होता है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, पर कैपिटा इनकम ग्रो करता है। तो ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मतलब बिल्कुल क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाए। इसमें डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बीच में एक बैलेंस रखने की बात थी कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। इस पे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उन्होंने। अब ये एक लाइन का क्वेश्चन आया था गाइस, देखना, ये था आपका जिसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक टॉपिक, या जो मतलब बेसिकली आपकी उसके ऊपर था, पॉलिटिक्स के ऊपर था, कि आपकी पॉलिटिक्स और आपका वो समझ कैसी होनी चाहिए आपकी पॉलिटिक्स, नॉट एज इन पॉलिटिक्स बट आपकी पॉलिटिकल गवर्नेंस, या आपका एसोसिएशन विद विद डिफरेंट वॉलंटरी ग्रुप्स। ये इसके ऊपर था कि जब आप अपने आप को वॉलंटरी ग्रुप्स के साथ जोड़ते हो तो आपको एक आवाज़ मिलती है जो आप सरकार के सामने रख सकते हो। तो ये कहना चाह रहा था, छोटा सा एक लाइन का ही क्वेश्चन था और एक ही इस पे क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ, ये था फिर आपका जीरो नेट कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन एमिशन के ऊपर या ग्लोबल वार्मिंग के बोल लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन थे। फिर उसने ये दिया था गाइस के, हाँ, कि रिसाइकलिंग के ऊपर, रिसाइकलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिसाइकलिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, बैटरीज का उनको कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, क्या उनको कैसे रिसाइकल करना चाहिए, तभी हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए की बात थी कि उसको सर्कल में लेके आओ, कि ये नहीं कि एक यूज़ एंड थ्रो, हमें रिसाइकलिंग और उसको रीयूज़ के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उन्होंने। फिर नेक्स्ट जो पैसेज था गाइज आपका, सीपीआई और इसके बीच में डिफरेंस समझना था। तो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट जो था, इन्फ्लेशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट बोल लो, कि कैसे इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया जाता है, वो जो मेजर है वो ठीक है या नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक टॉपिक गाइस। ये वो है जो आपको आपका पढ़ा होना चाहिए, बीइंग कंसिडरिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो एज एन आईएएस ऑफिसर आपको ये सब पता होना चाहिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो सही मेजर है या नहीं है उसका। तो ये था एक स्टैटिक टॉपिक गाइस आपका, इस पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज आपका ट्रस्ट के ऊपर। हाँ, कि मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, कि भाई दुनिया भर में ट्रेड होता है, इतने लाखों करोड़ों का ट्रेड होता है, ऑर्डर लिए जाते हैं, ऑर्डर बनाए जाते हैं, और ये सिर्फ एक ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। कि ये नहीं कि मतलब लोगों को पागल बनाया जाता है, बट ट्रस्ट क्रिएट करके ही आप पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। ठीक है, कि समझने के ऊपर था कि कैसे ट्रस्ट के फैक्टर पे, गुडविल के फैक्टर पे, ठीक है, आपको आपका आपका ट्रेड चलता है, आपकी कंपनियां, अपनी कंपनीज ग्रो करती हैं। तो ये पैसेज दिया हुआ था उसने। नेक्स्ट उसने पैसेज दिया था कि हाउ चेंज क्लाइमेट एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री विल, हाँ, ये इकोसिस्टम के ऊपर ही था कि जैसे जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, ऐसे ही क्या होगा, डिजीजेज, ठीक है, ये बढ़ती जाएंगी। तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ था। इन्वायरमेंट एंड हेल्थ बोल लो, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, कि कैसे इन्वायरमेंट आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम में, ये पैसेज दिया हुआ था। और इस पे उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ये हैं गाइज आपके सारे क्वेश्चन जो अब की बार पूछे गए थे। अच्छा, ये एक आपका पॉलिटिक्स के ऊपर था, स्टेट्समैनशिप के ऊपर था, कि एक स्टेट्समैन को कैसा पॉलिटिक्स होना चाहिए, मतलब कैसा एक
कैसी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उसको अच्छे का अच्छा ओपोनेंट होगा, अच्छी जिसको हम बोलते हैं ना अपोजिशन पार्टी भी अगर अच्छी होगी तो ही आप एक कंट्री में डेमोक्रेसी को ग्रो कर पाओगे। तो दिस वाज अबाउट पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ठीक है, तो इस पे भी हाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। ये थे गाइस सारे आपके पैसेज। तो इससे हम जो एनालिसिस कर सकते हैं वो क्या है, कौन से ऐसी थीम्स हैं जो रीअकरिंग थीम्स हैं इस पेपर में। सबसे पहला इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड पीपल इन द कंट्री, फिर बिलो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज तो आपको क्लियर होने चाहिए दिमाग में आपके कि क्या उसमें पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स हैं जो क्रूशल हैं एग्जाम के लिए। सेकंड है गाइज आपका फूड एंड हेल्थ केयर, के फूड सिक्योरिटी और हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जैसे आज भी इसमें भी देखा आपने कि आपके कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पैसेज आपको आता रहा है। ठीक है, थर्ड है गाइज आपका एजुकेशन, जैसे मैंने ये गाइज वो थीम है जो 2024 में भी यही थीम थी, 2023 में भी यही थीम थी, 22 में भी लगभग यही थीम्स थी। ठीक है, तो ये 10 थीम्स हैं जो बार बार रियकर होती हमें दिखती हैं आपके यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन पेपर में। ठीक है, और इनको आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ पढ़ के जाना चाहिए, इन थीम्स को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो पेपर में जाके पैसेज को समझना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। एक तो वो कॉन्सेप्ट आप पहली बार पढ़ो, और एक वो चीज़ है जो आपने पहले पढ़ रखी है उसी से रिलेट करके आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाता है। इसलिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसने बोला ये कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इस पे आते रहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, आज इसमें भी देखा हमने 2 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम्स के ऊपर दिए हुए थे। ठीक है, 2024 की बात करूँ तो एक एलिफेंट वाला पैसेज आया था कि हाउ एलिफेंट इज अ की स्टोन स्पीशीज एंड इट इट फॉस्टर्स बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन या इन द एरिया इट रिजाइड्स। तो इस तरह के आपको मतलब इन्वायरमेंट इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पैसेजेस आते रहते हैं हर साल। ठीक है, एग्रीकल्चर आज भी देखा हमने, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, पैसेज था कि क्यों एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं देखी गई। ठीक है, सिंस जबकि बाकी जो सेक्टर्स थे लाइक सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग उनमें ग्रोथ देखी है हमने, बहुत बहुत हाई ग्रोथ देखी है पिछले कुछ डेकेड्स में, बट एग्रीकल्चर में नहीं दिखी वो। ये रीज़न इसके पता होगा तो ही आप जज कर पाओगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अभी दिखाया मैंने आपको कि कैसे रिन्यूएबल और मतलब रिसाइकलिंग और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आते जाते हैं, आते बनते रहते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट, ये अब की बार नहीं आया, बट यूजुअली इसके ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर या नेट कनेक्टिविटी प्राइवेसी के ऊपर, ठीक है, आपकी प्राइवेसी और आपका ये जो डेटा प्राइवेसी एक्ट है, ये सब इनके ऊपर भी पैसेजेस बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसी बात लिख देगा वो जो सिर्फ पढ़ के ही समझ सकता है इंसान, वो वैसे उसके बारे में पहले से कुछ पढ़ना कोई वो नहीं है, बट हाँ आपको क्लियरली समझ आना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स कैसे होते हैं। वो पढ़ के आपके सामने एक मतलब जिसको हम रिटोरिकल एक सिचुएशन क्रिएट करता है और फिर आपको देखता है आपका माइंडसेट कैसे चलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जो कि बेस्ड होते हैं कभी कभी जुडिशरी के ऊपर, कभी पॉलिटिक्स के ऊपर, कभी कभी डेमोक्रेसी के ऊपर। जैसे अभी हम देख रहे थे कि डेमोक्रेसी और उसके बीच में मतलब कैपिटलिज्म के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, या पॉलिटिक्स का भी हमने देखा था कि स्टेट्समैन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिशन कैसा होना चाहिए, कई बार जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज ये कुछ 10 थीम्स थी जो मुझे लगा कि ये रीअकरिंग थीम्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा अगर आप पहले से ही पढ़ के जाओगे थोड़ा सा, तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल और आपके लिए इट विल बी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड टू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए गाइस, रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो, आप रीजनल कोई बात पढ़ रहे हो, रीजनल कोई इशू पढ़ रहे हो, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं आती गाइस। इसमें नेशनल इश्यूज मोस्टली और इंटरनेशनल इश्यूज और या ऐसे कॉमन टॉपिक्स आते हैं जो हर एक को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो, जैसे ईएसआई के बारे में पढ़ो, जब तो अच्छे से पढ़ो, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में। तो रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स, डोंट रीड एवरीथिंग फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। देन डेवलप योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर दीज पैसेजेस, कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार इस टॉपिक में क्या बात हो रही है और प्रैक्टिकली वो क्या रियलिटी में क्या है। आज जैसे हमने कर रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट को मेजर करना
ठीक है, वो ठीक है या नहीं है, कैसे मेजर किया जाना चाहिए। तो ये है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, WPI CPI अपने आप नहीं समझ आएगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। ठीक है, अब ये नहीं है बच्चे सोचते हैं कि सी सेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, पेपर से 1 महीना 2 महीने पहले कर लेंगे थोड़ा सा हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता गाइस पेपर। आप पेपर देखना एक बार जाके, उसको ट्राई करके देखना कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिर आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि कितना आपको तैयारी करना पड़ता है इसमें। तो अपने तैयारी अभी से शुरू करो। इसमें मैथ्स में काफ़ी टॉपिक करने पड़ेंगे आपको, क्वांट्स में, रीजनिंग में काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कॉम्प्रिहेंशन में अपनी एबिलिटी अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम एंड प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस के बिना आप ये कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पाओगे कि आपका UPSC सेट का जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 आराम से क्लियर हो जाए। तो ये आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, यू कैन ज्वाइन आर कोर्स। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाके edutab.in सर्च करना है। ठीक है, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ भी देख सकते हो सी सेट के कोर्सेज आपको दिखेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको हमारे सी सेट के कोर्सेज दिखाई देंगे। तो ये है हमारा मास्टर कोर्स। ठीक है, इस पर अभी हम फ्लैट 70% ऑफर कर रहे हैं, एंड यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT70। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे प्ले स्टोर पे ऐप है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन नाम से, आप वहाँ से भी ये एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी जो एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हमने दे रखी है वहाँ पे, जिसमें सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्रॉपरली क्यूरेटेड मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, उसके साथ साथ फिर क्विजेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, जिसमें आपको क्वेरीज, आपकी डाउट्स रिजॉल्व होते हैं, एंड यू कैन टॉक टू द फैकल्टी मेंबर्स 1-on-1। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, आप अपने फैकल्टी मेंबर से खुद बात कर सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड आप अपने प्रोग्रेस को और अपनी प्रिपरेशन को वहां से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये था आपका आज का एनालिसिस। आई होप इस एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि हमें किस टेंजेंट पे, किन एरियाज में हमें फोकस करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, एंड डू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपका कोर्सेज से रिलेटेड कोई डाउट है गाइज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241 ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। इट्स आवर ऑफिशियल नंबर। और you can also drop us an email on this email ID, which is hello@edutab.co.in. That's our official email ID, so you can also drop us an email and your query will be resolved instantly. ठीक है, तो thank you so much guys. We will keep on coming back with more such videos for you in the future as well. तो हमारा पर्पस बस यही है कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो, आपको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छा रास्ता दिखाया जा सके, और आपकी तैयारी में आपको परेशानी ना हो। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और डू ड्रॉप अ कमेंट कि आपको कैसे लगा सेशन, आपको अच्छा समझ आया या नहीं आया, और उससे ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, हैव अ गुड डे।